नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया दीवाना कोणार्क ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। शिक्षण विधि अपन पढ़ रहे थे और आज की ऑनलाइन क्लासेस में अपन बात करेंगे शिक्षण विधियों के विस्तृत वर्णन के बारे में। एक एक शिक्षण विधि के बारे में अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे, बड़े रूप से एक पराकाष्ठा के रूप में अपन उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो एक एक विधि अपन लेकर के आएंगे और उस विधि के बारे में जितना डिटेल से अपन जान सकते हैं उतना हम जानेंगे। आज के विषय की जो हमारी मुख्य रूप से विधि रहेगी उस विधि का नाम है दोस्तों समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि बहुत अच्छी विधि है। कई बार इसमें से प्रश्न भी पूछे गए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रुचिकर विधि है ये समस्या समाधान विधि। दोस्तों क्या होता है कि अपन शिक्षण विधियों को रटते हैं, उनके फैक्ट को याद करते हैं, लेकिन शिक्षण विधियां एक ऐसी विषय वस्तु है जिसको रटने की नहीं समझने की आवश्यकता है। देखिए आपको आज की इस 1 घंटे की क्लास में आपको समस्या समाधान विधि कैसे परफेक्ट याद हो जाती है। एक उदाहरण से मैं आपकी पूरी समस्या समाधान विधि के सारे फैक्टर याद करवा दूंगा। दोस्तों समस्या समाधान विधि, अब बात करते हैं इस समस्या की। तो समस्या तो हर एक प्राणी के जीवन में, जिसने इस समाज में जन्म लिया है उसके जीवन में समस्या तो है ही है। किसी के भी हर व्यक्ति के लाइफ में समस्या है। अच्छा, जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि हमारे जीवन में समस्या है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है। घर पे दूध वाला दूध पतला दे करके चला जाए तो माँ परेशान हो जाती है, उनके समस्या। बच्चा देर रात तक मोबाइल चला ले तो पिताजी की समस्या हो जाती है। पिताजी देर रात तक मोबाइल चला ले तो मम्मी जी की समस्या हो जाती है। समस्या हर एक व्यक्ति के जीवन में है, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए हमें क्या चाहिए? समाधान। इन शब्द को ही पकड़ो आप। व्यक्ति के जीवन में समस्या है, इस समस्या का क्या करना? समाधान करना। ये कौन सी विधि कहलाएगी? आपकी समस्या समाधान विधि। समस्या का समाधान करना, समस्या समाधान विधि। अब अपन इनके फैक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले इस विधि के जनक, दोस्तों मैं आपको 3 प्रकार से बताऊंगा, याद रखना कैसे कंफ्यूज होते हैं। जनक की बात करें, सिर्फ जनक की बात करें कि इस विधि का जनक कौन होगा, तो दोस्तों इस विधि का जो जनक है वो कहा जाता है सुकरात। मुख्य रूप से सुकरात के साथ में है आपका सेंट थॉमस। दोस्तों दोनों नाम आपको याद रखने हैं। किताबों में सिर्फ आपको सुकरात लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन परीक्षा में जब कभी भी सुकरात और सेंट थॉमस एक साथ अगर ऑप्शन के अंदर हो तो आपको सुकरात और सेंट थॉमस को सही करना है। सुकरात और सेंट थॉमस दोनों अलग अलग ऑप्शन में है तो सुकरात सही होगा, लेकिन दोनों साथ में हैं तो दोनों सही होंगे। दोस्तों सुकरात भी इसका जनक माना जाता है और सेंट थॉमस भी माना जाता है, क्योंकि इन दोनों ने ही इसका विचार सबसे पहले दिया था। यह बात तो यहां तक सही, लेकिन शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार इसी विधि का जो वास्तविक जनक है वो गेस्टाल्टवादियों को मानते हैं। गेस्टाल्टवादी, हां वही मनोविज्ञान वाले गेस्टाल्टवादी, समग्रवाद, पूर्णतावाद वाले गेस्टाल्टवादियों को इनको वास्तविक जनक माना जाता है। कि समस्या समाधान विधि का जो विचार सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था? गेस्टाल्टवादियों ने। लेकिन जनक जो है वो कौन है? सुकरात और सेंट थॉमस। 2 चीजें आपको यह याद रखनी है। वास्तविक जनक पूछे तो गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी में कौन आते हैं? कोलहर, कोपका, लेविन। ये नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये शायद साइकोलॉजी के अंदर, गेस्टाल्टवादियों के अंदर ये नाम पूछे जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि वास्तविक जनक कौन है? गेस्टाल्टवादी। लेकिन जनक के रूप में पूछे सिर्फ तो कौन है? सुकरात, और उसके साथ में कौन है दोस्तों? सेंट थॉमस। अब इस विधि को आधुनिक रूप देने में, इस विधि को जिसने आधुनिक रूप दिया है, आधुनिक रूप, इस विधि का जिसने आधुनिक रूप दिया है उसका नाम है दोस्तों, आधुनिक रूप देने वाले में एक तो है आपका किलपैट्रिक और एक का नाम है जॉन डीवी। इन्होंने क्या किया? इस विधि को देखो 3 जगह पे आपको याद रखनी, इस थॉट के बारे में आपको यही याद रखना है। वास्तविक जनक पूछे तो सुकरात और सेंट थॉमस, जनक पूछे तो सुकरात एवं सेंट थॉमस।
दोनों अगर ऑप्शन में अलग अलग होगा तो आपका सुकरात सही होगा। वास्तविक जनक के लिए पूछे तो गेस्टाल्टवादी जो है इनके वास्तविक जनक माने जाते हैं इस विधि के। आधुनिक रूप, इस विधि को जिसने आधुनिक रूप दिया है, जिसने मनोवैज्ञानिक रूप दिया है, उन वैज्ञानिकों का नाम है दोस्तों किलपैट्रिक और जॉन डीवी। आधुनिक रूप देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम किलपैट्रिक एंड जॉन डीवी। वास्तविक जनक पूछे तो गेस्टाल्टवादी, और सिर्फ जनक पूछे तो सुकरात। लेकिन ऑप्शन में सुकरात के साथ में यदि सेंट थॉमस भी हो तो सेंट थॉमस को भी क्या मानना है, सही मानना है। इसके बाद अपन बात करते हैं इस विधि को भारत के अंदर कब प्रयोग में लाया गया। तो एनसीईआरटी द्वारा इसे सन 1970 में मान्यता दे दी गई, मान्यता प्रदान की गई कि यह विधि जो है अब चलन में आ सकती है। यहां तक तो आपको याद रखना है, इसके अलावा इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी सारी की सारी चीजें समझने की है। तो ये थोड़ तो आपको पहले रटने ही पड़ेंगे। एनसीईआरटी द्वारा 1970 के अंदर इनको क्या दे दी गई थी, मान्यता दे दी गई थी। तो पूछ ले कि समस्या समाधान विधि भारत में कब अपनाई गई, तो सन होगा आपका 1970। इसको आधुनिक रूप किसने दिया, मनोवैज्ञानिक रूप किसने दिया, तो मनोवैज्ञानिक रूप देने वाले शिक्षा शास्त्री का नाम है किलपैट्रिक एंड जॉन डीवी। वास्तविक जनक के बारे में पूछे तो वास्तविक जनक है आपके गेस्टाल्टवादी, और खाली जनक के बारे में पूछे तो जनक कौन है दोस्तों, सुकरात एंड सेंट थॉमस। लेकिन सुकरात और सेंट थॉमस दोनों अलग ऑप्शन में है, तो आपको सुकरात को ही सही करना है, और दोनों साथ में दे रखे हैं तो दोनों साथ वाले को सही करना है। ये थोड़ तो दोस्तों आपको याद रखने। ये तो हो गई इनकी सामान्य सी जानकारी समस्या समाधान विधि की। जनक सुकरात एंड सेंट थॉमस, वास्तविक जनक गेस्टाल्टवादी, आधुनिकता का रूप देने वाले किलपैट्रिक एंड जॉन डीवी, और भारत में इसको मान्यता मिली थी एनसीईआरटी द्वारा सन 1970। यहां तक की बात तो ठीक है। अब दोस्तों बात सुनिए कि यह काम कैसे करता है, क्या होती है समस्या समाधान विधि। आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि हर किताब के अंदर या जहां से भी आपने समस्या समाधान विधि अभी तक पढ़ी है, वहां पे सिर्फ एक ही बात बताई जाती है कि बच्चों के समक्ष, बच्चों के बीच में किसी एक समस्या को छोड़ दिया जाता है। अध्यापक के द्वारा बच्चों के समक्ष किसी एक समस्या को छोड़ दिया जाता है, और बच्चे अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। वो क्या कहलाती है, समस्या समाधान विधि। यहां तक आपने पढ़ रखी होती। लेकिन दोस्तों ये नहीं है, समस्या समाधान विधि ये नहीं है। देखो समस्या समाधान विधि क्या होती है, एक उदाहरण से समझिए। एक बालक जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, तो वहीं से मैं उदाहरण उठाता हूं। कोई बच्चा है जैसे मान लीजिए ये रमेश नाम का बच्चा है। ये रमेश एक किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, रीट की तैयारी कर रहा है। ये बालक रीट की तैयारी कर रहा है। इस रमेश को समझ लीजिए ये रीट की तैयारी कर रहा है और कोणार्क में कोचिंग कर रहा है। तो समझ लीजिए अपने हिंदी के जो सर है भवानी सर, इन्होंने इस बच्चे को गुण संधि पढ़ाई। इस बच्चे को क्या पढ़ाई, गुण संधि पढ़ाई। गुण संधि के सारे नियम बता दिए, सारे के सारे उदाहरण बता दिए किस तरीके से बताई जाती है। उन्होंने नियम बता दिए कि अ आ के बाद जब कभी भी ई लगेगा तो आपको ए करना है, और अ आ के बाद उ लगेगा तो आपको ओ करना है। जिस किसी भी शब्द में ए या ओ नजर आ जाए वहां आपको गुण संधि करनी है। सामान्य से अपन परिचय दे रहे, उदाहरण जस्ट एग्जांपल से समझना इसे। ये बात उनको समझा दी गई, बच्चे ने गुण संधि याद कर ली, गुण संधि के सारे नियम याद कर लिए, सब कुछ उसे समझ में आ गया। अभी तक अपने संस्कृत की क्लास एक भी नहीं लगी कोचिंग पर, ऐसा मानना है। नहीं लगी तो बच्चा क्या कर रहा है कि अपने अनुसार संस्कृत पढ़ने की कोशिश कर रहा है। कौन, ये रमेश। ये घर पर अपने हिसाब से संस्कृत पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब संस्कृत पढ़ते पढ़ते अचानक से उसे एक शब्द दिखाई दिया। वो शब्द था उपोषति। क्या शब्द था दोस्तों, उपोषति। यह शब्द उस बच्चे को नजर आया। इस बच्चे का इसका क्या करना था, उसको संधि विच्छेद करके इसकी संधि कौन सी है जो पहचाननी थी। अब बच्चे ने जो सर ने नियम बताए थे, हिंदी वाले सर ने जो नियम बताए थे, उस नियम के अनुसार उसका संधि विच्छेद करना चाहा। तो उसने तोड़ने की कोशिश की। कभी उसने लिखा उपु प्लस ओषति, उपा प्लस उषति, उप प्लस एषति। बहुत बार जोड़ने की कोशिश की और हर बार आंसर मिला था, तो उसका आंसर क्या आ रहा था, गलत। बच्चे के मन में समस्या उत्पन्न हुई या नहीं हुई, क्योंकि बच्चे को जो अध्यापक द्वारा ज्ञान दिया गया था उसी ज्ञान का वो प्रयोग कर रहा है। भले ही विषय स्थानांतरण है, विषय का चेंज हो गया, हिंदी से संस्कृत में आ गया है वो, लेकिन पढ़ यहां पे भी संधि रहा है, यहां पे भी संधि रहा है। गुण संधि के नियम उसको पूरे के पूरे पता है, लेकिन इस उपोषति का वो क्या नहीं कर पा रहा है, विच्छेद नहीं कर पा रहा है। बालक के मन में समस्या उत्पन्न हुई या नहीं हुई, हुई।
यह समस्या किसी अध्यापक ने दी थी क्या बालक को? नहीं दी थी। स्वतः पढ़ते पढ़ते अध्ययन करते करते उस बच्चे के अंदर क्या आ गई? समस्या। तो पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी कि जरूरी नहीं है कि समस्या समाधान विधि में अध्यापक ही बालक को समस्या देगा। बालक कुछ भी कार्य करते वक्त, प्रायोगिक हो चाहे वो शैक्षणिक हो, वो कार्य करते वक्त यदि बच्चे के कोई समस्या उत्पन्न होती है तो भी वह, अगर समस्या उत्पन्न होती है और उस समस्या का निदान वो अपने स्तर पर करता है तो भी समस्या समाधान विधि होगी। अब बच्चे को यह नहीं हो रही, उपोषिति संधि नहीं हो रही, बच्चे के दिमाग में समस्या उत्पन्न हो गई कि यार, अब बच्चे ने सोचा कि यह संधि तो है नहीं। फिर उसने क्या किया? बहुत सारी किताबें निकाली, बहुत सारी किताबें निकाली, यूट्यूब से बहुत सारे वीडियो देखे और अलग अलग नेट पे सर्च करके इस उपस्थिति के बारे में जानना चाहा। जैसे ही उसने उपस्थिति के बारे में जानना चाहा तो उसको पता चला कि उप प्लस ओषति, ये इसका संधि विच्छेद होता है और संस्कृत में जो संधि विच्छेद होगी इसकी पररूप संधि इसकी होगी। ये इसने क्या निकाला? एक छोटा सा इसको क्या मिल गया? समाधान करने का तरीका मिल गया, एक मैटर मिल गया कि उपोषिति के अंदर संधि कौन सी हो रही है? पररूप हो रही है। ये बच्चे ने अपने स्तर पर क्या किया? इस समस्या का समाधान कर दिया। समस्या तो ये थी कि वो गुण संधि जैसा शब्द था और गुण संधि हो नहीं रही है, तो इसने समझा कि इसके अंदर कौन सी संधि होगी? पररूप संधि होगी। ये इसने अपना तरीका लगाया। अब ये तो इसको पता चल गया कि पररूप संधि होगी, लेकिन दिमाग में कंफ्यूजन बैठ गया कि और ऐसे उदाहरण आएंगे तो मैं कैसे पता करूंगा कि ये इसके अंदर गुण है या पररूप है? दिमाग में एक समस्या हुई। तो फिर क्या किया? जो सामग्री उसने एकीकृत की थी उसमें से उसने नियम निकाले, नियम निकाल करके सारे नियम पढ़े, गुण संधि के भी सारे नियम पढ़े, पररूप संधि के भी सारे नियम पढ़े। और नियम पढ़ने के बाद में उसने क्या कर दिया? एक नियम या सिद्धांत दे दिया, नियम या सिद्धांत लगा दिया कि पररूप यानी पररूप संधि के नियम को उसने सिद्धांत दे दिया, गुण संधि के नियमों को सिद्धांत दे दिया। तो उसने देखा पररूप संधि के 1 2 3 4 नियम है, ये नियम जहां कहीं भी लगेंगे वहां पररूप संधि होगी, बाकी उसकी जगह पे गुण संधि होगी। ये उसने क्या कर दिया? समस्या का समाधान निकाल दिया। समाधान निकालने के बाद में उसको चैन नहीं आया कि नहीं, मैंने जो समाधान निकाला है वो सही है या नहीं है। इसके लिए उसने क्या किया? हिंदी और संस्कृत की बहुत सारी किताबें उठाई और उसने क्या किया? 5 10 15 20 एग्जाम्पल तो गुण संधि के लिए और 15 20 एग्जाम्पल किसके लिए? पररूप संधि के। और दोनों को क्या कर दिए? मिक्स करने के बाद में उस किताब को उसने छोड़ दिया। 5 दिन बाद उस कॉपी, उस रजिस्टर को वापस हाथ लगाया, वो टेस्ट करने के लिए कि मैंने जो समाधान निकाला है वो मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसने किया तो सारे के सारे उसके सही हो गए। सही होने के बाद में उसने उत्तर से मिलाया तो सारे के सारे सही थे। तो उसने अपने हिसाब से नियम दे दिया कि ये एंगी पररूप से जितने भी पररूप संधि के नियम होंगे और ये गुण संधि के नियम होंगे। दोनों में पहचान करना वो अपने स्तर पर सीखा है, समस्या का समाधान करना वो अपने स्तर पर सीखा है। अब इस उदाहरण को अगर आप ध्यान से देखिए, जो बच्चा किसी विषय की दी हुई जानकारी को दूसरे विषय में प्रयोग में लाता है, समस्या उत्पन्न होती है और उस समस्या का समाधान वो अपनी स्थिति के अनुसार करना है, अपने तरीके से करता है और एक नियम दे देता है कि हाँ, ये आएगा तो ये संधि करूंगा, ये आएगा तो ये संधि करूंगा। ये होती है एक्चुअली समस्या समाधान विधि। समस्या उत्पन्न होते ही बच्चा अपने स्तर से, अपने दिमाग से उस स्थिति का पता लगाता है, उस समस्या का चयन करता है। चयन करने के बाद में अलग अलग सामग्री से उस समस्या को निपटाने की कोशिश करता है। निपटने के बाद में उसकी ट्राई करता है, ट्राई करने के बाद में उसको समझ में आ जाती है कि ये होगा तो ऐसे करेंगे और ये होगा तो ऐसा करेंगे। तो ये क्या हो जाती है आपकी समस्या समाधान विधि। ये उदाहरण आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए, मैं इस उदाहरण से ही आपको पूरा का पूरा मैटर क्लियर करवाता हूं। कैसे? यहां तक आपको याद है कि जिस प्रकार से उसने उपोषिति शब्द का समस्या समाधान किया था। अब देखिए, जब बच्चे ने उपोषिति शब्द पढ़ा, जब बच्चे ने उपोषिति शब्द पढ़ा तब उसके सामने क्या थी? समस्या थी कि नहीं थी? जब बच्चों ने उपोषिति शब्द पढ़ा तब उसके सामने क्या थी? समस्या। उस समस्या का उसने क्या किया? चयन। यहां अपन कह सकते हैं समस्या की क्या कर दी? पहचान कर दी। समस्या का चयन किया, समस्या का चयन करने के बाद में समस्या की क्या कर दी? पहचान कर दी। एक ही बात है, चयन करना या पहचान करना। क्योंकि उपोषिति शब्द आया तो उसने सोचा कि ये गुण संधि का नहीं होकर के किसी और संधि का हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो समस्या की पहचान की उसने कि उपोषिति शब्द है वो गुण संधि का नहीं है। नहीं है तो किसका है? तो सबसे पहले उसने क्या किया? समस्या का चयन किया और समस्या का पहचान की। फिर उसने कारणों का पता लगाया कि भाई ये उपोषिति शब्द गुण संधि का नहीं है तो किसका है? तो समस्या के कारणों का क्या लगाया? पता लगाया। समस्या के कारणों का क्या लगाया? पता लगाया।
समस्या के कारणों का पता लगाया, या अपन कह सकते हैं कि उसने किसका निर्माण किया, परिकल्पना का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, परिकल्पना का निर्माण। दोस्तों मैं वो सारे शब्द लिखा रहा हूं जो आपके एग्जाम में भाषा के रूप में पूछे जा सकते हैं। समस्या के कारणों का पता लगाया, पहले चयन कर दी, भाई उपोषित शब्द हैं तो अगर गुण का नहीं है तो किसका है, कारणों का पता लगाया, और कारणों का पता लगाया तो उसे पता चला कि ये किसका है, पररूप संधि का है, इसका नहीं है। अब पररूप संधि का है तो पररूप संधि कैसे होती है, इसका भी उसको जानना चाहिए था। उसके जानने के लिए उसने क्या किया, फिर एक संभावित सामग्री, मैंने कहा ना अलग अलग किताबें उसने एकत्रित की, यूट्यूब से वीडियो देखे, गूगल पर सर्च किए, एकत्रित की कारणों का पता, यहां परिकल्पना की जगह परिभाषिक है दोस्तों, है ना, परिभाषिक करना है ना, कारणों का पता लगाना या क्या करना, परिभाषिक करना। या है संभावित सामग्री एकत्रित करना या फिर परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का निर्माण करना। तो उसने करीब अलग अलग सामग्री एकत्रित की, यूट्यूब से वीडियो एकत्रित किए, उसके बाद में उसने गूगल पे सर्च करके उसके बारे में जानने की कोशिश की, अलग अलग किताबों से उसने अध्ययन करने की कोशिश की, तो संभावित सामग्री को क्या किया, उसने एकत्रित किया। जैसे ही उसकी संभावित सामग्री एकत्रित हो गई तो उसका क्या हो गया, समस्या का समाधान हो गया कि भाई ये पररूप संधि है और पररूप संधि के ये नियम है, इसकी वजह से इस उपोषित शब्द के अंदर गुण संधि नहीं हो रही है। उसने पररूप संधि के क्या पढ़ लिए, नियम पढ़ लिए, तो उसकी समस्या का क्या हो गया दोस्तों, समाधान हो गया। और अपन कह सकते कि उसने एक उत्तम समाधान ढूंढ लिया। समाधान भी कैसा, उत्तम समाधान। कैसा समाधान ढूंढ लिया, उत्तम समाधान ढूंढ लिया। संभावित सामग्री एकत्रित की, उसके बाद में समस्या का क्या कर दिया, उसने समाधान ढूंढ लिया। अब समाधान उसने ढूंढ लिया कि यह नियम की वजह से या उपोषित शब्द के अंदर पररूप संधि हो रही है और गुण संधि नहीं हो रही है। जैसे समस्या का समाधान उसने ढूंढा तो उसने क्या किया कि मैंने बताया था कि 20-20 एग्जाम्पल लिख करके किताब को साइड में रख दी और 5 दिन बाद उठाई किस लिए, क्योंकि वो उस नियम, जो सिद्धांत और नियम उसने बनाए थे, उसका वो क्या करना चाह रहा था, व्यवहारिक प्रयोग, कि मैंने जो बनाए हैं वो सही है या नहीं है, या अपन इस व्यवहारिक प्रयोग को अपन क्या कह सकते हैं, मूल्यांकन। क्या कह सकते हैं, मूल्यांकन भी कह सकते हैं। दोस्तों ये मैंने स्टेप बताई उसी उदाहरण के माध्यम से। यही जो स्टेप मैंने आपको बताई, ये चार ही स्टेप कहलाती है समस्या समाधान के चरण। क्या कहलाते हैं दोस्तों, समस्या समाधान के चरण। तब अपन को पूछा जाए कि समस्या समाधान के कितने चरण होते हैं दोस्तों, तो समस्या समाधान के कितने चरण होते हैं, 4 चरण यहां पे बताए गए हैं। सबसे पहले समस्या का चयन करेगा, समस्या की क्या करेगा, पहचान करेगा। जैसे मैंने बताया कि उपोषित, उसके बाद में समस्या आ गई। फिर समस्या के कारणों को पता करेगा कि भाई उपोषित शब्द के अंदर क्यों नहीं है गुण संधि, पता किया उसने। पता करने के बाद में उसे पता चला कि इसमें तो पररूप संधि है। फिर उसने क्या किया, संभावित सामग्री को एकत्रित किया, बहुत सारी किताबों को एकत्रित किया, गूगल पर सर्च किया, यूट्यूब से ढूंढा, यहां अपन कह सकते कि परिकल्पना का निर्माण किया। ढूंढने के बाद में उसे क्या मिल गया, समस्या का समाधान। उसको मिल गया कि पररूप संधि के ये नियम थे, इस वजह से इस शब्द में गुण संधि नहीं हुई है। उसने क्या कर दिया, उसका उत्तम समाधान करने के बाद में उसने उतने उदाहरण लेकर के किताब को 2-4 दिन के लिए साइड में रख दिया और 2-4 दिन के बाद वापस उठाया, क्योंकि वो उसका क्या करना चाह रहा था, व्यवहारिक प्रयोग, कि जो नियम तरीका मैंने लगाया है वो सही है या नहीं, उसकी क्या करना चाह रहा है, ट्राई। और उसी ट्राई को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मूल्यांकन। तो ये 4 चरण जो हैं वो किसके हैं दोस्तों, आपके समस्या समाधान विधि के। समस्या समाधान विधि के कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। इन 4 चरणों को मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया है। तो कौन कौन से चरण होते हैं जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, तो सबसे पहला चरण कौन सा है, समस्या का चयन या समस्या की पहचान करना। दूसरा, समस्या के कारणों का पता लगाना या फिर उसे परिभाषित कर देना। तीसरा, संभावित सामग्री एकत्रित करना या फिर परिकल्पना का क्या कर देना, निर्माण। फिर चौथे नंबर पर समस्या का समाधान करना या फिर उत्तम समाधान ढूंढना। और चौथे नंबर का जो है अंतिम, इसका व्यवहारिक प्रयोग करना या फिर उसका क्या कर देना दोस्तों, मूल्यांकन कर देना। ये क्या हो गए आपके 4 के 4 चरण। सारा अपने इसी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ये उदाहरण आपको दिमाग में रखना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं उससे पहले की, जब उसके दिमाग में समस्या नहीं आई थी। जब बालक के दिमाग में, जब किसी की व्यक्ति के पास में समस्याएं नहीं आती है, तो सबसे पहले उनकी अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। जब तक आपके दिमाग में कोई समस्या नहीं आएगी, समस्या नहीं आती है, समस्या अपने सामने प्रकट नहीं होती है, तब तक की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, अस्पष्ट। क्या होती है,
अस्पष्ट स्थिति होती है। जैसे उस बच्चे ने उपोषिति का क्या किया होगा, संधि विच्छेद की होगा, उप प्लस उष्ति लगाया होगा या उप प्लस एष्ति लगाया होगा अपने हिसाब से रमेश ने। तो उसने ये किया, तो करने के बाद में उसकी स्थिति क्या थी, अस्पष्ट थी, उसको पता ही नहीं, उसको तो लग रहा था गुण संधि है, लेकिन उसके अंदर गुण संधि थी नहीं। तो पहली स्थिति जो होती है वो क्या थी, उसकी अस्पष्ट स्थिति, यानी कि समस्या से पहले की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, आपकी अस्पष्ट स्थिति होती है। अब जैसे अस्पष्ट स्थिति उसके सामने होती है और इस अस्पष्ट स्थिति के बाद में जैसे समस्या आती है तो वो उसका क्या करता है, सूत्रीकरण। अब सूत्रीकरण क्या होता है, देखिए सूत्रीकरण करने का मतलब जब तक आप पता नहीं लगाओगे कि ये समस्या किस वजह से आई है तब तक आपको वो समस्या लगेगी नहीं, क्योंकि जब तक बच्चे को पता नहीं था कि उपोष्टि के अंदर पररूप संधि है तब तक उसका सूत्रीकरण नहीं हुआ था। जैसे उसको पता लग गया कि हाँ इसके अंदर पररूप संधि है तो उसका क्या हो गया, सूत्रीकरण, यानी कि समस्या का पता लगा देना, समस्या ज्ञात हो जाना कि हाँ इस वजह से मेरे अंदर समस्या आई है, तो वो क्या हो जाएगा, सूत्रीकरण। जैसे सूत्रीकरण होता है तो उसको क्या हो जाता है, समस्या का ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है, समस्या का ज्ञान। सूत्रीकरण करते ही उसको समस्या के बारे में पता चल जाता है। जैसे समस्या का ज्ञान हो जाता है तो वो क्या करता है, समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। क्या करता है, समाधान ज्ञात करने का प्रयास, समाधान ज्ञात करने का प्रयास। जैसे समाधान ज्ञात करने का प्रयास करेगा तो तर्क के माध्यम से करेगा, तर्क के माध्यम से करेगा। इसमें गुण संधि थी, क्यों नहीं थी, पररूप संधि है, क्यों है, कौन सा नियम लगा, वो सारा का सारा क्या कर रहा है, तर्क दे रहा है, दोनों में कंपेयर कर रहा है कि वाकई में डिफरेंट है या कुछ नया है। तो वो क्या कर रहा है, तर्कणा के आधार पर, यानी कि चौथे नंबर पर क्या आ जाएगी आपकी, समाधान ज्ञात करने का प्रयास करेगा तो किसके आधार पर करेगा, तर्कणा के आधार पर। जैसे तर्कणा के आधार पर वो समस्या समाधान करने का प्रयास करेगा और समस्या का पता लग जाएगा तो उसका प्रयोगीकरण करेगा। क्या करेगा, प्रयोगीकरण। तो ये प्रयोग करेगा, मैंने ये नियम बना दिए हैं तो क्या ये नियम सही है या नहीं है, तो और एग्जांपल्स लेगा और उदाहरण लेकर के उसके बीच में क्या करेगा, ट्राई करेगा, बार बार प्रयास करेगा। तो क्या कहलाता है आपका, प्रयोगीकरण। जैसे उसका प्रयोगीकरण कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो उसका क्या कर देगा, प्रमाणिक, उस चीज को क्या कर देगा वो, प्रमाणिक, या अपन कह सकते हैं निश्चयन, प्रमाणिक या निश्चयन। यानी उसने जो समस्या का प्रयोग किया था, उसने 15-20 उदाहरण के ऊपर ट्राई कर लिया, बिल्कुल सही बैठ रहा है, उसने नियम और सिद्धांत अपने दिमाग में लगा लिए। जैसे नियम और सिद्धांत उसने दिमाग पर लगाए तो उसने उस चीज को क्या कर दी, प्रमाणिक देती, उसका निश्चित कर दिया कि हाँ ऐसा नियम, जहां कभी भी ऐसे शब्द दिखेंगे मैं ये नियम लगाऊंगा और इस नियम से जो ये उदाहरण सही होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। यह प्रमाणिक बच्चे ने अपने स्तर पर किया। ये जो क्रिया हुई आपके बीच में, पहले की स्थिति थी अस्पष्ट, फिर उसने उसका क्या, सूत्रीकरण, फिर समस्या ज्ञान या समाधान ज्ञात करने का प्रयास किया, किसके आधार पर, तर्क के आधार पर, फिर उसका क्या किया, प्रयोगीकरण, फिर प्रमाणिक या निश्चयन। ये जो कार्य उस बच्चे ने किए हैं दोस्तों, ये क्या कहलाती हैं आपकी, इस समस्या समाधान की अवस्थाएं। क्या कहलाती है, अवस्थाएं। अब बात करें कि समस्या समाधान की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। सिंपल है, पहले अस्पष्ट स्थिति होती है, फिर सूत्रीकरण होता है, फिर समाधान ज्ञात करने का प्रयास होता है, फिर तर्कणा, फिर प्रयोगीकरण, फिर उसका क्या हो जाता है, प्रमाणिक निश्चयन। तो ये थी आपकी अवस्थाएं। इस तरीके से आपको अवस्थाएं, इसी उदाहरण से आपको अवस्थाओं को क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। पहली अस्पष्ट स्थिति, सूत्रीकरण, समस्या ज्ञात करने का प्रयास, समाधान करने का प्रयास, फिर तर्कणा के माध्यम से समस्या का समाधान ढूंढना, फिर उसका प्रयोगीकरण कर देना, फिर जो प्रयोग अपन ने किया है वो यदि सही है तो उसका प्रमाणिक कर देना या उसका क्या कर देना दोस्तों, निश्चयन कर देना। क्या कहलाता है आपका, समस्या समाधान की स्थिति। देखिए यहां तक अभी जो अपन पढ़ा उसको समझिए एक बार, कहां कहां से आया, इसके जनक कौन थे, वास्तविक जनक कौन थे, अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में इनके चरण कौन से होते हैं वो भी अपन ने इसी उदाहरण से पढ़ा, और उसके बाद अवस्थाएं कौन सी होती वो भी उसी उदाहरण से पढ़ा। दोस्तों हर विधि के गुण भी होते हैं और हर विधि के दोष भी होते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले गुणों की। किसकी दोस्तों, गुणों की, कि समस्या समाधान विधि के गुण कौन कौन से हैं, इस समस्या समाधान विधि के गुण कौन कौन से हैं। यदि उन गुणों की अपन बात करें तो वही उदाहरण आप अपने दिमाग में रखना, उदाहरण वही दिमाग में रखना रमेश वाला। देखिए अपन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले गुण की यदि बात करें, समस्या समाधान विधि क्या करती है कि अवांछित या अपन कह सकते हैं अरुचिकर, अवांछित या अरुचिकर स्थिति को
किसमें बदलती है? वांछित एवं रुचिकर में। देखिए समझिए ये क्या होता है। शब्द आपको यही याद रखना, परीक्षा में ऐसे ये शब्द पूछे जाते हैं। यानी कि अवांछित और अरुचिकर स्थिति को वो किसमें बदलता है? कर स्थिति के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है या इसको बदलने की कोशिश करता है। देखिए समझिए ध्यान से, दो शब्द यहां पे अवांछित और यहां पे है वांछित। अरुचिकर रुचिकर आप समझते हो। देखो ऐसे परिस्थिति जिसमें उस बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसको उस बच्चे में इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसी स्थिति उसके अंदर है, अरुचिकर वाली स्थिति है, तो ये समस्या समाधान विधि क्या करती है? उसको रुचि में परिवर्तन कर देती है। जैसे रमेश गुण संधि कर रहा था, अब उसको पररूप संधि में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि पररूप संधि भी उसे पढ़नी, उसको तो गुण संधि के उदाहरण कर रहा था। लेकिन गुण संधि के उदाहरण करते करते उपोषित एक ऐसा शब्द आया तो वो उसके लिए क्या था? अवांछित शब्द था, अरुचिकर शब्द था। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या कर दिया? इस अरुचिकर शब्द को क्या कर दिया? इधर लिख देता हूं मैं, आपको दिख जाएगा, वांछित या रुचिकर। अब इस बच्चे ने क्या किया? रमेश ने, वो पररूप संधि उसके लिए अरुचिकर थी, अवांछित थी, लेकिन समस्या आने के कारण वो उसकी क्या हो गई? रुचि होगी और वांछित हो गई। यानी कि पररूप संधि भी उसने क्या पढ़ लिए? नियम पढ़ लिए, उदाहरण पढ़ लिए, सिद्धांत पढ़ लिए, उसके जो नियम थे वो पढ़ लिए। अब बच्चा पररूप संधि में उसका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी आ गया क्योंकि उसने पढ़ ली। पढ़ी क्यों? क्योंकि उसके क्या आई थी? समस्या आई थी। तो समस्या समाधान विधि क्या करती है? अवांछित और अरुचिकर स्थिति को वांछित और रुचिकर बनाने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। एक नियम तो आपको ये याद रखना है। अब बच्चों एक बात और बताओ खास, जब बालक सीख रहा था, गुण संधि के उदाहरण कर रहा था, तो वो क्या कर रहा था? अधिगम कर रहा था, नहीं कर रहा था? अधिगम कर रहा था, अधिगम का व्यवहार कर रहा था। उस अधिगम के व्यवहार में जैसे ही शब्द आया उपोषती, तब उसके व्यवहार में क्या उत्पन्न हो गई? बाधा उत्पन्न हो गई। अधिगम व्यवहार में क्या उत्पन्न हो गई? बाधा उत्पन्न हो गई। जैसे उसके व्यवहार में बाधा उत्पन्न हुई तो उस बाधा को उसने क्या किया? दूर करने का प्रयास किया। किया कि नहीं किया? कि ये आई तो कहां से है? ये उपोषती शब्द आया तो कहां से आया? क्यों आया? किस लिए आया? कौन से नियम से आया? तो अधिगम व्यवहार में आई बाधा को दूर करने के लिए भी समस्या समाधान विधि का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा गुण कौन सा हो गया? अधिगम व्यवहार में आई बाधा को दूर करना। तीसरी बात देखो, वहां अध्यापक नहीं था, बालक ने स्वयं, वैसा अगर होता कि उपोषित शब्द कहां से आया तो संस्कृत में यहां भी कोचिंग के ऊपर होता तो पुष्कर सर को जाकर के पूछ लेता कि सर कहां से आया ये उपोषित शब्द, गुण संधि क्यों नहीं हो रही है? लेकिन बच्चा घर पर पढ़ रहा था तो वहां अध्यापक भी नहीं था, उसके पास में कोई तरीका नहीं था, तो उसने ये सारा का सारा काम खुद करके सीखा है, स्वयं के द्वारा इसका क्या निकाला है? समाधान निकाला है। तो अपन कह सकते हैं ना कि ये करके सीखने के ऊपर भी बल देती हैं बालक को। किसके ऊपर? करके सीखने के ऊपर भी क्या देती हैं दोस्तों? बल देती हैं। करके सीखने के ऊपर भी बल देती हैं। इसके बाद अपन बात करें, क्योंकि उसने स्वयं करके सीखा था, स्वयं करके सीखा है, मतलब आत्मनिर्भरता भी तो बढ़ाती है ना। जब बालक ने स्वयं करके सीखा है तो मतलब बालक क्या हो गया? आत्मनिर्भर। तो अपन ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो विधि है समस्या समाधान विधि, ये बालक को क्या बनाती है? आत्मनिर्भर। तो एक गुण कौन सा हो गया दोस्तों? उनका आत्मनिर्भर हो गया। अब जिस गुण की मैं बात कर रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना विशेष है, वो है चिंतन। इस शब्द को थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों। चिंतन, कोई सी भी समस्या हो, समस्या समाधान का अगर मुख्य सोपान यदि कोई है तो वो है आपका चिंतन। चिंतन के बगैर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, श्रीमद् भगवद गीता से है। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान, जब तक कोई बालक चिंतन नहीं करेगा, जब तक बालक कोई चिंतन नहीं करेगा, तब तक वह बालक चेतन नहीं होगा। और जब तक कोई बालक चेतन नहीं होगा तब तक उसके अंदर चेतना जागृत नहीं होगी। अब जब तक किसी बालक के अंदर चेतना जागृत नहीं होगी तब तक बालक का क्या नहीं होगा? मानसिक विकास नहीं होगा। और जब तक बालक का मानसिक विकास नहीं होगा मतलब वो किसी भी समस्या का क्या नहीं कर सकेगा? समाधान नहीं कर सकेगा। अब आप चाहते हो कि आप हर समस्या का समाधान कर पाओ तो पहले आपका क्या होना चाहिए? मानसिक विकास होना चाहिए। आप चाहते हो कि आपका मानसिक विकास हो तो आपके अंदर क्या जागृत होनी चाहिए? चेतना जागृत होनी चाहिए। आप चाहते हो कि आपके अंदर चेतना जागृत हो तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्वयं को चेतन करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आप स्वयं को चेतन करो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा। देखो ये बात तो श्रीमद् भगवद गीता से है कि चिंतन के बगैर किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। लेकिन ये देखो अपनी विधि क्या कह रही है? अपनी विधि भी यही बात बताना चाह रही है कि चिंतन, बालक क्या करता है? समस्या समाधान के लिए क्या करता है?
चिंतन करता है। ये चेतन, चेतना शब्द इसी से जुड़े हुए हैं, चिंतन करता है। अब चिंतन दो तरह के मानते हैं अपन, एक होता है आपका अभिसारी चिंतन और दूसरा होता है आपका अपसारी चिंतन। दोनों चिंतन होते हैं, अपसारी भी चिंतन होता है, अपसारी भी चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन क्या होता है? किसी एक समस्या के ऊपर, किसी एक विषय वस्तु के ऊपर एक ही सही समाधान ढूंढना, वो क्या हो गया आपका अभिसारी चिंतन। अपसारी के अंदर क्या होता है, जब हम चिंतन करते हैं तो बहुत सारे सृजनात्मक विचार हमारे दिमाग में आते हैं, अलग अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से, अलग अलग प्रकार के जो समाधान है वो अपने दिमाग में आते हैं। फिर उसमें से अपन एक अच्छे समाधान का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जब एक ही बार में अच्छा समाधान आ जाए तो वो कौन सा है, अभिसारी। और जब बहुत सारे सृजनात्मक चिंतन के बाद, सृजनात्मक विचारों के बाद में किसी एक के ऊपर अपसारी चिंतन करते हैं तो बहुत सारे सृजनात्मक विचार हमारे दिमाग में आते हैं। ये दोनों चिंतन है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक था दोस्तों जिसका नाम था गिलफोर्ड। इस गिलफोर्ड ने 1967 में, सन 1967 में यह बात कही थी कि समस्या समाधान विधि के लिए अभिसारी चिंतन सर्वश्रेष्ठ है। क्या कहा था? अभिसारी चिंतन सर्वश्रेष्ठ है। यह बात किसने कही थी? गिलफोर्ड ने। क्योंकि प्रायोगिक प्रैक्टिकल प्रश्नों में ऐसे ही पूछा जाता है कि समस्या समाधान विधि में अभिसारी चिंतन सर्वश्रेष्ठ है। यह बात किस शिक्षा शास्त्री द्वारा की गई थी? 4 शिक्षा शास्त्रियों के नाम दे देंगे, फिर आपको पहचानना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ज्यादा याद रखनी है। अभिसारी चिंतन का सन 1967 में किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। लेकिन साथ में इसने यह भी कहा था कि अभिसारी चिंतन तब सही सार्थक है जब अपसारी चिंतन भी बालक करे। चिंतन कब करेगा? अभिसारी भी करता है और अपसारी भी करता है, लेकिन अभिसारी तब आता है क्योंकि अभिसारी एक समाधान है, और एक समाधान बालक कब ढूंढता है? जब उसके दिमाग में बहुत सारे समाधान आते हैं, तब उसमें से श्रेष्ठ समाधान निकलता है। तो अभिसारी चिंतन तभी हो पाता है जब क्या है, अपसारी चिंतन। तो यह बात, चिंतन की बात समस्या समाधान में किसके द्वारा की गई है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, गिलफोर्ड महोदय के द्वारा यह बात की गई थी। और गिलफोर्ड महोदय ने कब कहा था? सन 1967 में। 67 में क्या कहा था कि समस्या समाधान विधि में अभिसारी चिंतन सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अभिसारी चिंतन करने के लिए अपसारी चिंतन का सहयोग भी होना आवश्यक है। तो बालक चिंतन के माध्यम से क्या करता है? मैं तो गुण बता रहा हूं, बालक इसमें चिंतन के माध्यम से क्या करता है? समस्या का समाधान ढूंढता है। चिंतन की बात आई तो मैंने आपको अभिसारी और अपसारी चिंतन भी बता दिया। और चिंतन भी कैसे हैं दोस्तों? अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, इनकी बात तो यहां होगी। इनके बाद अपन बात करें, गिलफोर्ड महोदय द्वारा यह दिया गया था। इसके बाद अपन बात करें तो बालक जब समस्या समाधान विधि का चिंतन करता है तो दो प्रकार का चिंतन करता है, आलोचनात्मक समस्या समाधान विधि का। यह तो अभिसारी और अपसारी, यह चिंतन तो अपनी शैक्षिक भाषा में है, लेकिन बालक क्या करता है? आलोचनात्मक या फिर समीक्षात्मक चिंतन। यानी कि बालक आलोचनात्मक एवं समीक्षात्मक, थोड़ा मैं और ऊपर लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, आलोचनात्मक एवं समीक्षात्मक, आलोचनात्मक या समीक्षात्मक चिंतन के माध्यम से समस्या का क्या करता है? समाधान करता है। चिंतन भी कौन सा? आलोचनात्मक। या तो बच्चा आलोचना करेगा, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, आलोचना करेगा, ये कैसे नियम पढ़ा दिया सर ने, तो ये पढ़ाया ही नहीं था कि ये सब बताना चाहिए था कि ऐसा कोई नियम होता है, कैसे भी शब्द होते हैं, गलत पढ़ा दिया। गुण संधि में उपोषित शब्द आ रहा है, संधि विच्छेद भी नहीं हो रहा, क्या कर रहा है? आलोचना कर रहा है। लेकिन जब उसने नियम पढ़ा, फिर समीक्षा की, हाँ इस नियम की वजह से ये हुआ, इस नियम की वजह से ये हुआ, समाधान हो गया, तो वो क्या करता है? समीक्षा करता है। तो बालक आलोचनात्मक एवं समीक्षात्मक चिंतन के माध्यम से समस्या का क्या करता है? समाधान करता है। और अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन की बात किसने कही थी दोस्तों? यह कही थी गिलफोर्ड ने सन 1967 में। यह बात यहां आ गई तो मैंने बीच में बता दी, यह भी याद रखना है आपको, क्योंकि समस्या समाधान से जुड़ी हुई बातें हैं। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो अपन ने नियम पढ़ लिए कि अवांछित अरुचिकर स्थिति को वांछित एवं रुचिकर बनाता है, आलोचनात्मक एवं समीक्षात्मक चिंतन के माध्यम से समस्या का समाधान करता है, अधिगम व्यवहार में आई हुई बाधा को दूर करता है, करके सीखने के ऊपर बल देता है, और उसके बाद में बच्चों को क्या बनाता है? आत्मनिर्भर भी बनाता है। इसके बाद में अपन बात करें तो ये जो विधि है, क्योंकि ये समस्या आएगी, अब सोचो कि कोई 5वीं क्लास का या 6ठी क्लास का बच्चा है, उसके दिमाग में यदि कोई समस्या आ रही है, तो क्या ये बच्चा इतनी मेहनत करके इस समस्या का समाधान कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो हमेशा जो ये विधि है, ये बड़े बालकों या अपन कह सकते हैं कि माध्यमिक स्तर के बच्चों, माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है, बालकों के लिए उपयोगी है।
माध्यमिक स्तर के बालक, छोटी क्लास के बच्चे इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। ये इस समस्या का समाधान बालक अपनी योग्यता, किस बालक को कितना नॉलेज है और अपनी दक्षता, वो कितना क्रिएटिव है, उसके आधार पर करता है। आधार पर समस्या का क्या करता है, आधार पर समस्या का क्या करता है दोस्तों, समाधान करता है। योग्यता एवं दक्षता के आधार पर क्या करता है, समस्या का समाधान करता है। इस विधि से मैंने तर्कना पहले ही बताया था, तर्क कह सकते हो आप, चिंतन कह सकते हो, मनन कह सकते हो, या निर्णय लेने की क्षमता कह सकते हो, निर्णय क्षमता, इन सब का क्या होता है, विकास होता है। किसके माध्यम से दोस्तों, इस विधि के माध्यम से। चिंतन, मनन एवं निर्णय क्षमता का भी क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। ये इनके गुणों की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसके, समस्या समाधान विधि के गुण। इनके अलावा भी अपन देखिए मुख्य रूप से, अब ये बालक स्वयं करके सीखता है तो अपन कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। कौन सी दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, क्योंकि बालक स्वयं इसके द्वारा समाधान का क्या, समस्या का क्या ढूंढता है दोस्तों, समाधान ढूंढता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो विधि है वो कौन सी है, बाल केंद्रित है। इसमें बालक सक्रिय रहता है, यह भी याद रखना, इसमें बालक सक्रिय रहता है, बालक का बुद्धि विकास भी होता है और बालक इसके अंदर क्या रहता है दोस्तों, सक्रिय होता है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बालक के व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन है ना, व्यवहारिक जीवन में समस्या का समाधान, वैवाहिक जीवन नहीं है ना, व्यवहारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन में समस्या समाधान ढूंढने में भी मदद मिलती है। क्योंकि बार बार यदि बालक किसी समस्या को ढूंढने की कोशिश करता है तो उसका माइंड जो है पूरा का पूरा वैसा ही हो जाता है। तो वो क्या करता है कि अपने व्यवहारिक जीवन में भी समस्या का क्या ढूंढने लगता है दोस्तों, समाधान ढूंढने लगता है। इंपॉर्टेंट दो बात, एक तो यह विधि पूर्वाग्रह को भंग करती है, यह शब्द याद रखना दोस्तों, पूर्वाग्रह को भंग करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। क्योंकि समस्या का समाधान हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या करती है, विकास या निर्माण करती है। यह याद रखना, यह अच्छा शब्द है। पूर्वाग्रह को क्या करती है, भंग करती है, अर्थात जो परंपरागत जो नियम होते हैं उनको भंग करते हुए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करती हैं, बालकों के अंदर विकास करती हैं। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से जो गुण थे, मैंने आपको पहले एक अवांछित, याद रखना, अवांछित या अरुचिकर व्यवहार को वांछित एवं रुचिकर व्यवहार बनाने के लिए प्रेरित करता है, बालक को आत्मनिर्भर बनाता है, अधिगम व्यवहार में आई कठिनाइयों को दूर करने में सहायक है, यह करके सीखने के ऊपर बल देता है, अभिसारी और अपसारी चिंतन के ऊपर बल देता है। उसके बाद में जो मैंने दो चिंतन बताए थे आपको, समीक्षात्मक या आलोचनात्मक चिंतन के ऊपर भी क्या देता है, यह बल देता है, उसके माध्यम से विकास होता है। तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, चिंतन शक्ति, मनन शक्ति का भी इससे क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। इससे योग्यता एवं दक्षताओं का भी विकास होता है। दूसरा, ये जो विधि है वो माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। तीसरी, योग्यता एवं दक्षता का क्या होता है, आधार पर बच्चा समस्या का समाधान ढूंढता है। इसके बाद अपन बात करें तो व्यवहारिक, इसके अंदर बाल केंद्रित विधि है, बालक इसमें सक्रिय रहता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जो समस्याएं आती है उसका समाधान भी वो अपनी समस्या समाधान विधि के प्रयोग की अभ्यास के माध्यम से कर सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूर्वाग्रह को भंग करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करता है। ऐसे ही तो शब्द पूछे जाते हैं परीक्षा में, जैसे अपन समझ में नहीं आती कि क्या है पूर्वाग्रह को भंग करना, यानी परंपरागत तरीका जो चला आ रहा है उसको तोड़ करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करता है दोस्तों, निर्माण करता है। तो ये थे आपके समस्या समाधान के गुण, समस्या समाधान विधि के गुण। देखो याद रखना, विधियां ऐसी छोटी नहीं है कि 15 मिनट या 10 मिनट में पढ़ दी जाए, विधियां बहुत बड़ी हैं, इसीलिए घुमावदार प्रश्न आते हैं और अपन से सही होते नहीं है। तो दोस्तों गुण के बाद अपन बात करते हैं कि हर विधि के क्या होते हैं, दोष। दोष, गुण के उल्टे दोष कहलाते हैं। दोष, जो इसके अंदर गुण है वो यदि नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, दोष। जैसे यह विधि माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है, तो अपन कह सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा दोष तो यही हो गया पहला कि यह प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए अनुपयोगी है, प्राथमिक स्तर के लिए अनुपयोगी, यह एक दोस्त यही हो गया, अनुपयोगी।
क्योंकि प्राथमिक क्लास का बच्चा जो होगा वो इस चीज का क्या नहीं कर पाएगा, समाधान नहीं कर पाएगा। तो प्राथमिक स्तर के लिए क्या होगी दोस्तों, ये एक प्रकार के लिए अनुपयोगी होगी। दोस्त छोटी कक्षाओं के लिए कहो या प्राथमिक स्तर के लिए कहो, है ना। ये देखो 3 पक्ष होते हैं, ये केवल मानसिक पक्ष पर ही बल देती है, केवल मानसिक पक्ष पर बल देती है। एक दोष ये हो गया, क्योंकि बालक जब समस्या का समाधान करता है तो सबसे ज्यादा उसका क्या चलता है, दिमाग चलता है। तीसरा, कोई मंद बुद्धि या सामान्य बुद्धि का बालक होगा तो शायद उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। तो अपन कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए अधिक उपयोगी है ये दोष है इसका, प्रतिभाशाली बालकों के लिए अधिक उपयोगी। अपन जैसे लोगों से तो समाधान हो गई नहीं, फिर बालकों के लिए अधिक उपयोगी, क्योंकि अपन तो है पिछड़े बालकों में से एक है। तो ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी क्या है, अधिक उपयोगी है। इसके बाद में अपन बात करें तो इसके अंदर समय भी अधिक लगता है, इसके अंदर समय अधिक लगता है, क्योंकि किसी एक बेचारा वो गुण संधि पढ़ते पढ़ते पररूप संधि को ढूंढने बैठा, कितनी किताबें पढ़नी पड़ी, कितना यूट्यूब पे सर्च करना पड़ा, कितना गूगल पर सर्च करना पड़ा, जब जाकर के उसको पररूप संधि मिली और मिलने के बाद में नियम सिद्धांत भी याद करने पड़े, तो समय क्या लगा, अधिक लग गया। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो विधि है वो क्या है दोस्तों, इसमें समय अधिक लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसके दोष में, कि इस बालक जो समस्या समाधान करने के बाद जो नियम या सिद्धांत बनाता है, बालक जो नियम या सिद्धांत बनाता है वो वैध एवं विश्वसनीय, प्रामाणिक रूप से नहीं होते हैं। यानी बच्चे ने अपने हिसाब से प्रामाणिक रूप से नहीं होते हैं, यानी कि जो नियम और सिद्धांत बच्चा बनाता है वो वैध नहीं होते, विश्वसनीय नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सही हो। जैसे बालक कोई गणित का सवाल सही कर रहा है, ऐसा कोई समीकरण आ गया जो उसको समझ में नहीं आ रहा है, जो नियम और जो अपने तर्क है, नियम है, जो फॉर्मूले हैं वो भी काम नहीं कर रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, बार बार जोड़ बाकी गुणा भाग, कभी ये कोष्टक खोलेगा कभी ये कोष्टक लगाएगा, कुछ ना कुछ प्रयास करेगा ना। तो बार बार प्रयास करेगा, तो कोशिश करेगा, तो कुछ ना कुछ अपने तरीके से समाधान निकालेगा। लेकिन जो अपने तरीके से जो समाधान निकालेगा वो जरूरी नहीं है कि वैध हो या विश्वसनीय हो, कि दूसरे ही उदाहरण में भी वो नियम काम आ जाए। तुक्का एक बार लगता है, हर बार तुक्का लग जाए वो भी संभव नहीं है, लेकिन उस जैसे प्रश्न होंगे तो अपना तुक्का लगता ही जाएगा। तो ये वैध एवं विश्वसनीय नहीं हो सकते, प्रामाणिक नहीं हो सकते। तो दोस्तों मोटे मोटे रूप से इनके ये 4-5 प्रकार के दोष हैं कि एक तो ये प्राथमिक स्तर के लिए, छोटे बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, ये केवल मानसिक पक्ष पर ही अधिक बल देती हैं, ये केवल प्रतिभाशाली बालकों को अधिक के लिए अधिक उपयोगी है, इसमें समय भी अधिक लगता है, और इससे जो समस्या समाधान के बाद जो नियम एवं सिद्धांत बनते हैं वो प्रामाणिक रूप से वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। ये क्या थे दोस्तों, मोटे मोटे रूप से इसके क्या थे दोस्तों, दोष। अब जो खास बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको किताबों में भी नहीं मिलेगी, ध्यान से देखना, कि जॉन डीवी, क्या नाम बताया था मैंने दोस्तों, जॉन डीवी, जिसने क्या किया, इस समस्या समाधान विधि को आधुनिकता का रूप दिया, मनोवैज्ञानिक रूप दिया। इस जॉन डीवी ने क्या किया कि 11 प्रकार के, कुल कितने प्रकार के दोस्तों, 11 प्रकार के चरण बताए हैं। कितने चरण बताएं, 11 चरण। अब वो 11 चरण कौन कौन से हैं इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छा है, इनको भी याद रखना बहुत जरूरी है। कभी पूछ भी ले कि निम्नलिखित में से कौन से जॉन डीवी के चरण नहीं है समस्या समाधान विधि के, तो बहुत सिंपल से चरण बताएं। तो सबसे पहले परिस्थिति का निर्माण। किसका, जीवन में अगर समस्या नहीं है तो पहले परिस्थिति का निर्माण करो। परिस्थिति का निर्माण, बिना परिस्थिति के निर्माण से समस्या का समाधान संभव नहीं है। जैसे मान करके चलिए आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि एक उम्र हो गई और अब शादी नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, कान में एयरफोन लगा करके रात को लाइटें वाइटें बंद करके आराम से फिर अपन सोचने लगते हैं कि अपनी सगाई भी हो गई है, शादी भी हो गई है, वाइफ है, कॉफी डे में कॉफी पीने जा रहे हैं, ऐसे कॉफी पी रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, शिमला कुल्लू मनाली की वादियों में घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गानों के साथ में परिकल्पना कर रहे हैं। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है, ये समस्या का समाधान नहीं, प्रॉपर समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, काल्पनिक है, 2-5 मिनट के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन वास्तविक आनंद तभी आएगा जब शादी हो जाएगी। तो आप ये मानो कि पहले परिस्थिति का निर्माण करो। यदि आपको इस चीज के सारे आनंद लेना है, इन सारी की सारी सुविधाओं के मजे लेने हैं, तो पहले
सगाई के लिए या पहले लड़की की खोज करो जिससे आपकी सगाई हो सके या जिससे आपका ब्याह हो सके, तो ये क्या हो गया, आपकी परिस्थिति का निर्माण हो गया। बिना परिस्थिति के निर्माण से समस्या का समाधान संभव नहीं है। अब जैसे परिस्थिति का निर्माण आपका कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे नंबर पर आते हैं परिस्थिति का निर्माण जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे नंबर पर आती है आपकी परिमापीकरण, या इसे क्षेत्र निर्धारण भी कहते हैं। दोस्तों ये नाम याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्षेत्र निर्धारण भी कहते हैं। अब जैसे आपने परिस्थिति का निर्माण कर दिया तो आपको एक क्षेत्र निर्धारित करना है, आपको एरिया निर्धारित करना है कि हाँ इस एरिया की मेरी समस्या है, तब जाकर के आप क्या करोगे। जैसे आप मान करके आपका एरिया क्या हो गया कि आपको शादी क्यों करनी है कि सुबह उठ करके आपसे खाना नहीं बना जा रहा है, आपसे आपके कपड़े नहीं धोए जा रहे हैं, या आप बाहर अकेले घूमने के लिए जा रहे हो तो कोई ना कोई साथ चाहिए, तो आप एरिया का निर्माण करोगे। हाँ इस एरिया में मेरे क्या आ रही है, समस्या आ रही है। तो सबसे दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके परिस्थिति के निर्माण के बाद में परिमापीकरण या क्षेत्र का निर्धारण करो। जैसे क्षेत्र का निर्माण हो जाए तो फिर क्या करो, परिकल्पना का निर्माण। किसका, परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना का निर्माण का मतलब होता है कि समस्या समाधान ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, क्या क्या कोशिश कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करोगे, परिकल्पना का निर्माण करोगे। जैसे परिकल्पना का निर्माण आपके अंदर हो जाता है तो फिर आप तथ्यों का संकलन करोगे। क्या करोगे, तथ्यों का संकलन। तथ्यों का संकलन का मतलब हो गया कि इस समस्या समाधान के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हो। जैसे पापा को बता सकते हो, मम्मी को बता सकते हो, या स्वयं अपने हिसाब से कोशिश करके शादी कर सकते हो। तो ये सारी क्या है, तथ्यों का संकलन। जब भी समस्या आएगी आपके जीवन में तो तथ्यों का क्या करना पड़ेगा, संकलन। आवश्यक सामग्री का क्या करना पड़ेगा आपको, संभावित सामग्री का क्या करना पड़ेगा, संग्रहण। तो दूसरे चौथे नंबर पर आप क्या करोगे, तथ्यों का संकलन। संकलन करने के बाद में इन तथ्यों में क्या करोगे, तथ्यों का विश्लेषण। भाई कौन सा तथ्य सही है, पापा को बताऊंगा पापा ने थप्पड़ मार दी तो बिल्कुल गलत है, पापा वाला काम डिलीट करो। या ऐसे तो तथ्यों का संकलन, मम्मी को बताना ज्यादा बेटर रहेगा, मैंने अपने हिसाब से ढूंढ ली तो मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, तो इन दो में से दो डिलीट हो गए तो सिर्फ एक ही बचा है कि बस सीधा सीधा किसको बोल दूं, मम्मी को बोल दूं। तो ये क्या हो गया, आपका तथ्यों का विश्लेषण। तो आगे वाले नंबर पे जो आएगा आपका क्या होगा, तथ्यों का विश्लेषण। जैसे तथ्यों का संकलन हो जाता है, तथ्यों का विश्लेषण हो जाता है, उसके बाद में अपन प्राप्त करते हैं निष्कर्ष। क्या बनाते हैं दोस्तों, निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। अब देखो निष्कर्ष कैसे प्राप्त, निष्कर्ष निकाला जाता है। आपने ये बात बता तो दी मम्मी को, अब निष्कर्ष निकालेंगे बैठ करके कि मम्मी ने कह दिया हाँ वहां लड़की देख रखी है तेरे, वहां बात चल रही है, हमें भी पता है तेरी ये चिंता है, तो आपने निष्कर्ष निकाला कि हाँ ठीक है चलो एक दो जगह देख रखी है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो जैसे तथ्यों का विश्लेषण होता है अपन क्या निकाल देते हैं, निष्कर्ष। और निष्कर्ष निकालने के बाद में उस निष्कर्ष की क्या करते हैं, पुनः जांच। क्या करते हैं, पुनः जांच। मम्मी ने बता दिया है कि फलानी जगह पे तेरी बात चल रही है, विश्वास नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे, मामा को फोन करके पूछेंगे कि चल रही है कि नहीं चल रही है, आपको ही पता है या नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, उस समस्या की आपने क्या कर दी दोस्तों, पुनः जांच। और जांच के बाद में आपको पता चला कि हाँ वास्तविकता में हो रही है तो नियम एवं सिद्धांत लागू कर दोगे। नहीं मम्मी ने जो बताया था वो बिल्कुल बात क्या है अपनी सत्य, नियम और क्या बना दोगे दोस्तों, उनका सिद्धांत का निर्माण कर दोगे। जैसे नियम और सिद्धांत का निर्माण होगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, उसका लेखा जोखा करोगे। क्या करोगे, लेखा, उस चीज का क्या करोगे दोस्तों, लेखा तैयार करोगे। लिख करके उसको क्या करोगे, तैयार करोगे। हाँ कि फलानी जगह पे चल रही है और मेरी बात चल रही है और वहां कुछ न कुछ होगा। तो नियम और सिद्धांत देने के बाद में अपन क्या तैयार करते हैं, लेखा तैयार करते हैं। और अंत में लेखा तैयार होने के बाद में क्या करते हैं, मूल्यांकन। क्या कर देते हैं दोस्तों, मूल्यांकन। उस चीज के ऊपर क्या कर देते हैं, ट्राई। आप खुद ही फोन लगा करके पूछ लोगे कि लड़की को कि अपनी बात चल रही है या नहीं है। ये सारे एग्जांपल्स थे, आपको ये नहीं समझना है, ध्यान ये रखना है कि जॉन डीवी ने 11 प्रकार के चरण बताए थे। कितने चरण बताए थे, 11 चरण बताए थे। पहला चरण था परिस्थिति का निर्माण करना, दूसरा चरण है परिमापीकरण करना या क्षेत्र का निर्धारण करना, तीसरा है परिकल्पना का निर्माण करना, आगे वाला है आपके तथ्यों का संकलन करना, फिर उसके आगे वाले तथ्यों का विश्लेषण करना, उसके आगे वाला निष्कर्ष प्राप्त करना, उसके बाद पुनः जांच करना उसकी, फिर नियम या सिद्धांत दे देना, और अंत में जो नियम एवं सिद्धांत बनाए हैं उनको प्रमाणिक रूप से किसी में लेखा तैयार कर देना या उसमें लिख देना, और लिखने के बाद में उसका क्या कर देना, व्यवहारिक प्रयोग कर देना या मूल्यांकन कर देना। तो ये 11 प्रकार के जो चरण हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं दोस्तों, जॉन डीवी के। याद रखना 4 चरण जो थे वो किसके द्वारा दिए गए थे,
वास्तविक चरण थे जो इन शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दिए गए थे, लेकिन ये जो 11 चरण है वो अलग है। वो 4 चरण जो मैंने पहले बताए थे वो अलग है, ये अलग है, ये जॉन डीवी ने दिए हैं। कौन कौन से, एक बार मेरे साथ साथ दोहरा लो। परिस्थिति का निर्माण करना, परिमापीकरण या क्षेत्र का निर्धारण करना, परिकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों का संकलन करना, तथ्यों का विश्लेषण करना, निष्कर्ष प्राप्त करना, पुनः जांच करना, नियम एवं सिद्धांत प्रतिपादित करना, लेखा तैयार करना, और अंत में क्या कर देना दोस्तों, उसका मूल्यांकन कर देना। आप ये देख रहे हो कि समस्या समाधान विधि बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा और बाकी रहा है इसके अंदर, है ना। अब अपन बात करते हैं गुण एवं दोष की, बात तो इसके अंतर्गत हो गई। एक छोटी सी बात करते हैं कि यह विधि जब भी की जाए तो एक अध्यापक की क्या भूमिका हो। अध्यापक की भूमिका, क्योंकि आप अध्यापक बनने जा रहे हो तो यहां से प्रश्न उठ सकता है, तो कुछ छोटी छोटी बातें आपको यहां पे भी याद रखनी है। एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है इस समस्या समाधान विधि के अंदर। तो अध्यापक की भूमिका के अंदर बात करें तो क्या कर सकता है अध्यापक कक्षा के अंदर? बालकों को खोज के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, खोज के लिए प्रोत्साहित कर सकता है कि आप इस चीज के बारे में ढूंढ करके ले आओ, इस चीज के बारे में यह पता करके लाओ। बालक अगर खोज करेगा तो उसके मन में क्या उत्पन्न होगी, उसके सामने समस्या आएगी, तो खोज के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इससे अध्यापक एक काम और कर सकता है कि बालक को समस्या समाधान ढूंढने के लिए, समस्या समाधान के लिए स्वतंत्र रखा जाए। बालक परतंत्र नहीं होना चाहिए, बालक क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। जब बालक स्वतंत्र होगा तो उसका अभिसारी और अपसारी चिंतन जो है वो बढ़ेगा, फिर वो आलोचनात्मक एवं समीक्षात्मक चिंतन करते हुए समस्या का क्या निकाल देगा, समाधान निकाल लेगा। तो बालक को क्या करना चाहिए, समस्या समाधान के लिए बालक को क्या रहना चाहिए दोस्तों, स्वतंत्र रखना चाहिए। यह भी अध्यापक की क्या बनती है, भूमिका। एक आता है सुगठता, यह शब्द याद रखना, सुगठता शब्द ही रट लेना, ऐसा शब्द ही पूछते हैं। सुगठता एवं व सच के लिए प्रोत्साहित करना, सच के लिए प्रोत्साहित करना, यह क्या होता है देखो समझिए, मैं बता रहा हूं। प्रोत्साहित करना, सुगठता का मतलब होता है समस्या की पहचान करना, समस्याओं का विस्तृत विवरण करना, किस वजह से यह समस्या आई है, और सच का मतलब होता है उसका समाधान करना। तो अपन कह सकते हैं कि सुगठता समस्या है और सच का मतलब समाधान है। सिंपल सा, ये याद नहीं रख पाओ तो शब्द याद रखना, सुगठता व सच के लिए प्रोत्साहित करना। क्योंकि लाइन में यह पूछ लिया गया कभी भी आपको कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान विधि का कौन सा गुण नहीं है या कौन सा दोष नहीं है, और वहां ये लाइन डाल दी कि सुगठता व सच के लिए प्रोत्साहित करना, तो आप ऐसा नहीं हो कि इसी को राइट करके आ जाओ गलत हो जाए। तो ऐसे शब्द आपको रट करके याद करने, सुगठता व सच के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो याद रह जाएंगे। खोज के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या समाधान वगैरह है। और अपन देखें तो छोटे छोटे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बालकों में विश्वास उत्पन्न करना, विश्वास उत्पन्न करना, बालक के अंदर इसे हिम्मत दिलाना कि हाँ बेटा तू ये कर सकता है, तब जाकर के बालकों के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, विश्वास उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद अपन कह सकते हैं कि बालक जब असफल हो जाए, बालक जब एक बार असफल हो जाए, एक बार जब बालक असफल हो जाए तो असफल के बाद पुनः समाधान के लिए प्रोत्साहित करना। एक बार बालक अगर हार जाए तो नहीं बेटा तू कर सकता है, एक बार और ट्राई कर, पुनः समाधान के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना उसको कि नहीं तू ये कर सकता है। जब ऐसा नहीं है कि बालक अगर एक बार लेकर के आए कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है और गुरुजी उसको हल करके दे दे, ऐसा नहीं है। उसको क्या करना है, बार बार क्या करवानी है, अभ्यास करवाना है। तो अपन कह सकते हैं असफलता के बाद उस बालक को क्या करना, पुनः वो समस्या समाधान ढूंढने के लिए अपने ढूंढने के लिए प्रेरित करना, या फिर उसको क्या करना दोस्तों, प्रोत्साहित करना। इसके बाद अपन बात करें कि उसको अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन करना। बालक अगर समस्या समाधान नहीं ढूंढ पा रहा है ना, तो अप्रत्यक्ष से उसका क्या करो, मार्गदर्शन करो। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से सामने मत आओ, लेकिन उसका मार्गदर्शन करो। बालक समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उसको निकालने की क्या करो, कोशिश करो, कुछ हिंट दो, कुछ तरीके बताओ, कुछ आइडिया दो, लेकिन वास्तविक समाधान उसको मत बताओ। वास्तविक समाधान वो अपने हिसाब से ढूंढेगा। इसके लिए एक काम और भी कर सकते हो आप, वो है कि सामूहिक अध्ययन। बालकों को जितना हो सके साथ में रह करके क्या करवाना चाहिए, अध्ययन करवाना चाहिए। तो अध्यापक की भूमिका के अंतर्गत अपन बात करें तो उसको खोज के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या समाधान के लिए बालक को स्वतंत्र रखना, सुगठता व सच के लिए प्रोत्साहित करना, असफलता के बाद
पुनः समाधान के लिए प्रेरित करना, बालकों के अंदर विश्वास उत्पन्न करना, बालकों के साथ में अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन करना एवं सामूहिक अध्ययन करवाना या अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना, यह क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एक अध्यापक की भूमिका हो जाएगी। किसमें? समस्या समाधान विधि करते वक्त बालक के प्रति एक अध्यापक का जो फर्ज होता है, एक अध्यापक का जो कर्तव्य होता है, वो क्या क्या होता है। तो ये 4-5 बातें इसमें मोटे तौर पर आपको याद रखनी है। तो ये थी आपके समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि के प्रवर्तक कौन कौन थे जो मैंने बता दिए, और उसके बाद में वास्तविक कौन थे वो भी अपने बता दिए। उसके बाद में उसको आधुनिक रूप में कौन लेके आए ये भी मैंने आपको चर्चा के अंतर्गत बता दिया। इनके चरण कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से बता दी। अवस्थाएं अपन ने पढ़ ली, गुण पढ़ लिए थे, दोष पढ़ लिए थे, और जॉन डीवी ने जो 11 चरण बताए थे वो भी अपन ने पढ़ लिए थे, और अध्यापक की भूमिका इस समस्या समाधान विधि के अंतर्गत क्या होती है वो भी अपन ने पढ़ लिया था। तो दोस्तों जितना विस्तृत अध्ययन अपन इस विधि का कर सकते थे, समस्या समाधान विधि का, ये अपेक्षा से ऊपर है। आप विधि किसी भी किताब में पढ़ोगे तो भी आपको आधे पेज या एक पेज से ज्यादा नहीं मिलेगी, या 15 से 20 मिनट में ये विधि खत्म हो जाती है क्लास के अंतर्गत भी। लेकिन जितना डिटेल से अपन पढ़ सके वो सारा का सारा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि है। इस विधि के यदि आप नोट्स या क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहते हो तो आज ही प्ले स्टोर पर जाकर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कोणार्क ई लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच।